हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपने बोर्ड पीवाईक्यू सीरीज में चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले लेते हैं बोर्ड एग्जाम 2013 के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाना है। यहाँ डिफाइन करना है। मैं आपको डायग्राम साथ अच्छे से समझा रहा हूँ, आप अच्छे से सुनिएगा। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक तरह का रिफ्रैक्शन है। इसका मतलब दो अलग अलग मीडियम होने चाहिए। जिस मीडियम, एक कंपेरेटिवली डेंसर मीडियम होगा, एक रेयर मीडियम होगा। तो लाइट जो है वो डेंस से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। आप सब जानते होंगे जब लाइट डेंस से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हटती है। तो देखो, ये लाइट गई, ये इंसिडेंट रे, और इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये नॉर्मल से दूर हट के बैंड हो गई। अब अगर अपन ये एंगल आई को थोड़ा और बढ़ाएं तो ये एंगल आर और बढ़ेगा और दूर हटेगी। एंगल आई और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगी। तो एक ऐसा एंगल आई होगा जिसके ऊपर एंगल आर बढ़ते बढ़ते, देखो इससे ज्यादा ये है और ज्यादा बढ़ते बढ़ते ये 90 डिग्री हो गया। वो एंगल आई जिस पर आर 90 हो जाए उसे अपन क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब अगर अपन इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा इंसिडेंट एंगल रख दें, इंसिडेंट एंगल देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो ये और बढ़ेगा और लाइट वापस इसी पे आ जाएगी, इसी मीडियम में। इसे कहेंगे टोटली रिफ्लेक्टेड रे, और ये होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या होनी चाहिए कि लाइट हमेशा डेंस से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। और कंडीशन नंबर 2 क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो when a light ray travel from denser to rare medium, an angle of incidence in denser medium is more than critical angle, then the light ray reflect back in same denser medium. This phenomenon is called TIR. इसे अपन क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है। अब अपन को नेक्स्ट है कि कॉलम मैच करना है। ठीक है। तो देखो, पहला है कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है। ये किस में होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है। दूसरा अपन को दे रखा है कि म्यू इक्वल टू 1/sin IC। ये किस में होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता है। तीसरा है कि sin I/sin R, ये स्नेल्स लॉ है। और एक है अपने की sin A प्लस ये डेल m/2, ये क्या है, मिनिमम डेविएशन एंगल है, ये प्रिज्म एंगल है। ये किसका है, प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो मैच करने थे। नेक्स्ट है ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द कॉन्केव मिरर एंड प्रूव दैट कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। अभी अपन जब पीवाईक्यू देखेंगे तो अपन देखेंगे सबसे ज्यादा बार रिपीट क्वेश्चन यही है, डेरिवेशन वाइज भी और एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। आर दे रखा है, एफ पूछा हुआ है, एफ दे रखा है, आर पूछा हुआ है। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये अपन ने एक मिरर बनाएंगे, बाहर की तरफ पॉलिश करेंगे। इसका मतलब ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। फिर अपन एक रे लाएंगे, एक रे सीधी जो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये वाली एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, जो सी और पोल से पास होती है। ठीक है। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लाएंगे, वो टकराने के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक सी से अपन एक ऐसे लाइन पास करते हैं। ठीक है। ठीक है। ये वाला एंगल मान लेते हैं कि अपन कितना है, 2 थीटा है, तो ये भी कितना होगा, 2 थीटा ही होगा। ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है। पोल से एफ की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। और पोल से जो सी की डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। अब अपन को सिंपल सा काम करना है, दो ट्राइंगल में टेन थीटा निकालना है। ठीक है। तो एक ट्राइंगल लेते हैं MPF। ठीक है। अब इसमें टेन थीटा निकालते हैं। देखो थीटा क्या है, 2 थीटा, तो टेन 2 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा दोनों थीटा के बराबर हो जाते हैं। तो 2 थीटा इक्वल टू MP/PF हो गया। ये का ये काम अपन किस में करेंगे, MPC में। ये अपन ने अभी किया था MPF में, अब करेंगे MPC में करेंगे। या एंगल कितना है, थीटा है, तो टेन थीटा या थीटा इक्वल टू MP/PC। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, MP/PC। MP ये रहा और PC ये रहा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अब ये थीटा की जो वैल्यू आई है वो अपन ऊपर 2 थीटा वाले में थीटा में पुट कर देंगे। तो 2 की जगह 2 और थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे, थीटा की जो वैल्यू है MP/PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP/PF। ठीक है। MP से MP कट जाएगा,
2pf इक्वल टू क्या आ जाएगा, pc आ जाएगा। अब pf क्या था, देखो pf क्या था, f के बराबर, और pc क्या था, r के बराबर। तो 2 स्मॉल f इक्वल टू r, ये अपन को प्रूफ करना था, ठीक है। एक साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस लगाया हुआ है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से लाइट इस तरफ से आ रही है, तो लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे सब नेगेटिव होगी, तो पोल से एफ की तरफ जाएंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, पोल से सी की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में था कि मिरर फार्मूला लिखो, ये मिरर फार्मूला लिख दिया। एक है कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो फ्रीक्वेंसी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कभी भी, जब भी रिफ्रैक्शन होता है, सॉरी, तो रिफ्रैक्शन में कभी भी फ्रीक्वेंसी पर तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन रिफ्रैक्शन होते समय वेलोसिटी चेंज होती है, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ पे फ़र्क पड़ेगा। तो नो इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, और ड्यू टू रिडक्शन इन वेलोसिटी वेवलेंथ इंक्रीज रिड्यूस। अब यहाँ पर अपन को क्या पता चला कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो उसके लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि लाइट रेयर से किस में जा रही है, डेंस मीडियम में जा रही है। अगर उल्टा करता, डेंस से रेयर में जाता, तो यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाती। मतलब वेवलेंथ रिफ्रैक्शन में चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, और वेलोसिटी भी चेंज होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अपन को ये वाला रिलेशन प्रूफ करना है, किसके लिए, कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस के लिए प्रूफ करना है, ठीक है। और अपन को रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन शो करनी है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट की रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना ओरिजिनल रास्ता छोड़कर बेंड हो जाती है, या तो परपेंडिकुलर की तरफ जाएगी या परपेंडिकुलर से दूर जाएगी, इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। जब रेयर से डेंस में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, और जब डेंस से रेयर की तरफ जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है। मतलब इस वाले केस में एंगल आई जो है वो आर से बड़ा होगा, और इस वाले केस में एंगल आई जो है वो आर से छोटा होगा, ठीक है। अब अपन को रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस करना है, तो सबसे पहले इसका भी अपन क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ की, और ये आगे उसका हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइट की रे आ रही है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये बेंड हुई और इस वाले पॉइंट पे जाके जा रही है, और इधर से भी एक रे आ रही है सीधी, और ये सीधी की सीधी, ठीक है, यहाँ पे चली गई, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर दोनों रे मर्ज हो रही है, इसका मतलब ये पॉइंट इमेज की तरह बिहेव करेगा, ये पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे नॉर्मल खींचा हुआ है, तो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। इसके अलावा 3 एंगल और है, एक ये और एक ये, इनको अल्फा, बीटा और गामा लेबल कर देते हैं, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है, याद रखना। बाकी तो वही स्टैंडर्ड है, पी से सी की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू, पोल से इमेज की डिस्टेंस वी है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन में अपन को बेसिकली फॉर्मूला तो वो लगाना है, कौन सा, स्नेल्स लॉ, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के, ठीक है। तो पहले अपन को आई और आर निकालने होंगे, तो आई और आर निकालने के लिए अपन को सारे एंगल की वैल्यू चाहिएगी, तो पहले अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों एंगल है उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले लेते हैं अल्फा वाला, तो अल्फा वाला कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, एम पी ओ, इसमें टेन थीटा निकाल दिया, टेन थीटा बोले टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया, बेस की वैल्यू पी ओ अपन जानते हैं इस तरफ है तो माइनस यू, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक ऐसे कैसे, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, इसमें बीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, पी सी, ठीक है। तो एम पी अपॉन पी सी, और पी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर। इसी तरीके गामा वाला ले लेंगे, ये वाला, ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन पी आई किसके बराबर हो जाएगा, वी के, तो एम पी अपॉन वी। तो अपने पास अल्फा की वैल्यू हो गई, बीटा की वैल्यू हो गई और गामा की वैल्यू हो गई। अब अपन आई और आर निकालते हैं, पहले अपन आई कैलकुलेट करते हैं। तो इस डायग्राम पे वापस चलते हैं, देखो ध्यान से, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें देखो, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस वाले ट्राइंगल में ये एक एक्सटीरियर एंगल है। अपन जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, इसका मतलब एंगल आई क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। तो एंगल आई की तो वैल्यू निकल गई, अल्फा प्लस बीटा। फिर एक बार अपन इस वाले ट्राइंगल पे यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, इधर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, बीटा एक्सटीरियर एंगल है, और अंदर कौन से है, आर और गामा। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस गामा। तो
तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। इस तरीके से अपने i और r दोनों की वैल्यू आ गई। i क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया बीटा माइनस गामा। ठीक है, अब अपन स्नेल्स लॉ लगा देंगे। n2 अपॉन क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा, साइन i अपॉन साइन r। i की भी वैल्यू अपन को पता है, r की भी वैल्यू पता है, पुट कर देंगे। तो n2 साइन r, n1 साइन i। ठीक है, क्योंकि एंगल स्मॉल होता है तो साइन आर आर के बराबर होगा और साइन आई आई के बराबर होगा। आर की वैल्यू क्या थी, बी माइनस बीटा माइनस गामा, और आई की वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस बीटा। अब इनकी भी वैल्यू, बीटा अल्फा गामा की वैल्यू अपन ने पहले निकाल ली थी, वो पुट कर देंगे। ठीक है, अब एम एम पी एम पी एम पी एम पी ये सब तो कट हो जाएगा। n2 को r से मल्टीप्लाई 1/r से कराएंगे तो n2r। ठीक है, n2 को अपन 1/v से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n2/v। फिर n1 को -1/-u से मल्टीप्लाई कराएंगे तो n1/u, और वो भी किसका, माइनस का। और n1 को अपन 1/r से मल्टीप्लाई करेंगे तो n1/r। ऊपर वाले mp कहाँ गए, ये सब कट हो चुके हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, r वाली टर्म एक तरफ ले लेते, तो n1/r इस तरफ था ही था, इसको भी इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो इस तरफ प्लस का था, इस तरफ माइनस का हो जाएगा, और ये वाली टर्म को इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, और ये अपना रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इस रिलेशन को अपन को याद कैसे करना है, देखो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, नीचे पहले है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फिर है इमेज की पोजीशन। मैं जो बता रहा हूँ उसे अच्छे से सुनना। ऊपर क्या है, एन, नीचे क्या है, पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फिर क्या है, इमेज की पोजीशन। फिर जिस ऑर्डर में यहाँ एन लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में वापस लिख के उनको माइनस करना, और नीचे क्या लगाना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्वेश्चन उठता है या 1 2 या 2 1 क्या लिखेंगे। तो जो अभी अपन ने केस लिया था वो रेयर से डेंस का था, तो उसमें n1 पहले और n2 बाद में आया। डेंस से रेयर का दे रखा होगा तो n2 इधर कर देंगे, n1 इधर कर देंगे। ठीक है, नीचे पहले अपन किसकी पोजीशन रखेंगे, ऑब्जेक्ट की, बाद की किसकी रखेंगे, इमेज की पोजीशन रखेंगे। ठीक है, जिस मीडियम से जिसमें जाएगा उसमें, जैसे n1 से n2 में जा रहा है, जैसे कि अभी जा रहा है तो n1 पहले n2 बाद में, n2 से n1 में जाता तो n2 पहले और n1 बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2014। इसमें ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप का डायग्राम बनाना, ये डायग्राम है अपनी एनसीईआरटी बुक में। मैं आगे एक टेलीस्कोप का पूरा क्वेश्चन करूंगा, वहां पर मैग्निफिकेशन की पावर भी निकालूंगा और सब कराऊंगा, तो आप उधर ये समझ लें। ये यहाँ पर आप एक बार देख लें बस, ये बुक वाला डायग्राम। मैं वहाँ डायग्राम भी दूसरा बनाऊंगा आज इसी वीडियो में, और डेरिवेशन भी वहीं से कराऊंगा। ठीक है, तो अभी आप इसको चाहे तो बोलिए आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं उधर वापस करवाऊंगा। ठीक है, एक है कि टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग और एक रिफ्लेक्टिंग। ये मैंने दोनों में रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग लिख दिया है। एक क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग, और एक होता है रिफ्लेक्टिंग। ये दूसरा वाला रिफ्लेक्टिंग। इसमें से रिफ्रैक्टिंग में कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाता है रिफ्लेक्टिंग में। मतलब रिफ्लेक्टिंग के पास एडवांटेज है और इसकी लिमिटेशन है। जैसे कि इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, मतलब कलर की आउटलाइन दिखती है अलग अलग सी, जबकि इसमें कोई क्रोमेटिक एबर्शन नहीं होता। यहाँ पर स्फेरिकल एबरेशन होता है, इसका मतलब कि जो सारी लाइट आती है वो एक ही पॉइंट पर मर्ज नहीं होती, थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। इसमें भी होता है, लेकिन इसमें पैराबोलिक मिरर यूज करके उसको दूर किया जा सकता है। या इमेज थोड़ी फेंट, और ये जो ओवरऑल टेलीस्कोप है कंपेरेटिवली कॉस्टली है। या इमेज ब्राइट एंड शार्प बनती है और लेस कॉस्टली है। इसे थोड़ा हैंडल करना डिफ़िकल्ट है, इसे आसानी से हैंडल किया जाता है। इसको अगर और अच्छा बनाना है तो बड़ा लेंस बनाना पड़ेगा, वो बनाना मुश्किल है, और मिरर बनाना लार्ज अपर्चर का कंपैरेटिवली आसान काम है। ठीक है, फिर चलते हैं बोर्ड एग्जाम 2015 पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, v और f में लिखना है। इसका मतलब मिरर फार्मूला लिखना है, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और लेंस फार्मूला लिखना होता तो माइनस लगा देते। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ फोकल लेंथ। ये मैंने स्टार्ट में भी बोला डेरिवेशन कराते समय, इस पर बार बार क्वेश्चन आएगा। या तो f दे रखा होगा r पूछेगा, या r दे रखा होगा f पूछेगा, या f दे रखा है तो r डबल कर देंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है अपन को ये डिराइव करना, ये अभी अपन ने डिराइव किया है। ठीक है, तो ये हो रखा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2016। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 14 सेंटीमीटर। अगेन देखो रेडियस दे रखी है और फोकल लेंथ पूछी हुई है,
तो बार बार ये क्वेश्चन आता रहेगा। अब इधर रेडियस दे रखी है तो हाफ कर देंगे, एफ दे रखा हो आर पूछना है तो डबल करना, आर दे रखा है एफ पूछा है तो हाफ कर देंगे। साइन का ध्यान रखें, क्योंकि ये कॉनकेव है इसलिए माइनस लगाएंगे, कॉन्वेक्स होगा तो प्लस लगाएंगे। नेक्स्ट है वाई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बेटर देन रिफ्रैक्टिंग। तो अभी ऊपर मैंने कारण बताए थे, 4 कारण बताए थे कि रिफ्लेक्टिंग क्यों अच्छा होता है रिफ्रैक्टिंग से, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है, क्या दे रखी है, m इक्वल टू 8 दे रखी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आई पीस और ऑब्जेक्ट लेंस के बीच की डिस्टेंस जो है वो 18 सेंटीमीटर है। बेसिकली एल दे रखा है, एल क्या होता है, फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्ट लेंस की और फोकल लेंथ होती है आई पीस लेंस की, उनका सम होता है, और वो कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर दे रखी है। और अपन को कह रहा है कि F0 और FE फाइंड करो, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले m का फॉर्मूला, टेलीस्कोप के लिए m होता है F0 अपॉन FE होता है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ FO और आई पीस की फोकल लेंथ FE का रेशियो m होता है। m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। तो अपन ऐसे FO अपॉन FE, इससे FO की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 8FE हो जाएगा, ठीक है, ये याद रहेगा। उसके बाद L का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, FO प्लस FE, और इसकी भी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 18। अब इधर से FO की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो FO की जगह कितना लिख सकता हूँ, 8FE, FE की जगह FE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 9। तो 9FE इक्वल टू 18, तो FE इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो ये FE इक्वल टू 2 आ गया, और दूसरा वाला ऑब्वियस थिंग है, दोनों का सम 18 है तो दूसरा 16 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार फिर आएगा, ठीक, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपने कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला डिराइव करना है और रे डायग्राम बनाना है। तो देखो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होते हैं, 2 लेंस होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्ट लेंस और एक होता है आईपीस लेंस। तो जो पहले जो ऑब्जेक्ट होगा उसको मैग्नीफाई करेगा ऑब्जेक्ट लेंस, और फिर उसकी जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये और उसे मैग्नीफाई करेगा। बेसिकली इसके इफेक्ट को ये और कंपाउंडिंग कर रहा है और बड़ा कर रहा है, इसलिए इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट लेंस सर्व एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस। और अपर्चर एंड फोकल लेंथ आईपीस लेंस की क्या होती है, बड़ी होती है ऑब्जेक्ट लेंस में, और ट्यूब लेंथ जो होती है F0 और FE के बराबर होती है। मैग्निफिकेशन अभी अपन को निकालनी है, पहले अपन डायग्राम समझते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लेंस है, ये आईपीस लेंस है। आईपीस लेंस का अपर्चर और फोकस दोनों ही क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, अपन नॉर्मल रूल से डायग्राम बनाते हैं। पहले अपन ने यहाँ पर एक सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन लाई, जो पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी लाइन अपने यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मर्ज हो जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, अपने ऑब्जेक्ट बन गया, सॉरी इमेज बन गई, ठीक है। अब ये वाली इमेज जो है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वाली इमेज जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो करवाते हैं, देखो यहाँ से रे निकली, एक रे कहाँ जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे, तो जो सीधी पास हो जाएगी। एक रे यहाँ पैरेलल निकालते हैं, जो पैरेलल होती है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को पीछे खींचेंगे, वहाँ तो मिल नहीं रही है, पीछे खींचेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तो ये फाइनल इमेज हो जाएगी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन मैग्निफिकेशन का होता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा वो एंगल है जो इमेज पर सबटेंड किया जाता है, अल्फा वो एंगल है जो आई जो है ऑब्जेक्ट पर बनाती है, ऑब्जेक्ट के साथ बनाती है, ठीक है। तो पहले देखो बीटा निकालते हैं। बीटा निकालने के लिए ये वाला बीटा एंगल है, ये निकालने के लिए अपन इस वाले ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हैं, एकदम सिंपल सा है। यहाँ पर टेन बीटा निकालेंगे, टेन बीटा बीटा के बराबर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए डैश बी डैश, और बेस कितना है, यू ई, ठीक है। यू ई क्यों लगाया, क्योंकि आई पीस लेंस का ऑब्जेक्ट है इसलिए यू ई लगा दिया, ठीक है। अब अपन अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा निकालने के लिए अपन को एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अपन एक ट्राइंगल बनाते हैं, और इस ट्राइंगल में ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट आंख के साथ जो बनाएगा उसे कहेंगे। तो अपन ने एक अलग से ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पे आई है अपनी, और ये ऑब्जेक्ट के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। और ये डी डिस्टेंस पर है। डी पर क्यों है, कि देखो डी डिस्टेंस जो है वो लीस्ट अपनी वो होती है ना, मिनिमम जो नियर पॉइंट होता है वहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे ताकि अपन को साफ दिखे। तो ये अपन ने डी मान ली, और ये तो ए बी है ही है, तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है।
अब अपन m के फॉर्मूले में पुट करेंगे, ऊपर बीटा की वैल्यू पुट करनी, नीचे अल्फा की। बीटा की वैल्यू क्या थी, a डैश b डैश अपॉन यू ई, और अल्फा की वैल्यू क्या थी, अपने अपॉन में रखेंगे ए बी अपॉन डी। ठीक है, तो ये अपने m का फॉर्मूला आ गया। अब a डैश b डैश अपॉन ए बी, a डैश b डैश इमेज की वो हाइट है, और ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट है। किसके लिए, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट लेंस की मैग्निफिकेशन हो जाएगी, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एम ओ लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस की मैग्निफिकेशन। डी अपॉन यू ई की जगह डी अपॉन यू ई। अब ऑब्जेक्ट लेंस की मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो ये होता है एच डैश अपॉन एच, और एक फॉर्मूला क्या होता है माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस वी अपॉन यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस क्या था तो ओ ओ लगा दिया नीचे। अब यहां से दो केस करेंगे। पहला केस करेंगे कि इमेज, जो फाइनल इमेज बन रही है वो भी डी पर बन रही है, मतलब अपने जो नियर पॉइंट होता है उस पे बन रही है। तो ऐसे करेंगे तो अपन इस पे, इससे अपन क्या वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, अपने लेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, d अपॉन यू ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि यू ई की निकालनी है, इसलिए अपन ये लेंस फार्मूला किस पे लगाएंगे, आई पीस लेंस पे लगाएंगे। तो इन सब के नीचे ई ई लगा देता हूँ। ठीक है, और क्योंकि इमेज अपन कह रहे हैं कहाँ पे बन रही है, डी पे, तो वी ई जो है वो डी के बराबर हो जाएगा, और माइनस वो अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से यू ई की जगह यू ई लिखेंगे, साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस लगा देंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसमें दोनों तरफ अपन डी डी से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये तो कट हो जाएगा। ठीक है, और डी अपॉन यू ई की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और डी अपॉन यू ई की ये वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे, इस वाले में पुट कर देंगे। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, अपन जो आई पीस लेंस होगा, आई पीस लेंस से अपन क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला लगा के डी अपॉन यू ई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, बस याद ये रखना है कि एक बार इमेज अपन बनाएंगे किस पे, डी पे, तो वी ई की वैल्यू डी है, माइनस क्यों लगाया, साइन कन्वेंशन, वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। अब सेम काम, एक बार इमेज बनाएंगे इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे बनाएंगे तो 1/वी की जगह क्या रख देंगे, माइनस इनफाइनाइट, यू ई की जगह तो माइनस यू ई लिखेंगे। अगेन अपने पास वैल्यू आ जाएगी एफ ई इक्वल टू यू ई। अब जहाँ यू ई है वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये एक और फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2017, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की डेफिनेशन। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक तरह का वेलोसिटी रेशियो है, जहाँ ऊपर तो अपन को पुट करना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और नीचे जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम में लाइट की क्या वेलोसिटी है वो। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एयर की जगह वैक्यूम भी लिख सकते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगेन ये वाला क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, अभी आया था ऊपर। टेलीस्कोप के लिए अपन को किसकी वैल्यू दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है, एफ ओ भी दे रखा है, एफ ई भी दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू और मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए तो अपन को इन दोनों को क्या करना है, इसका रेशियो निकालना। बस याद ये रखना है कि ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ ऊपर पुट की जाती है और आई पीस की नीचे, और डिस्टेंस लेंस की निकालनी है, मतलब एल निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, दोनों की फोकल लेंथ को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। तो देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे अपन ने वो एक स्लैब का डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ से एक रे लाते हैं, अगर ये स्लैब नहीं होती थी रे कहाँ से जाती, ऐसे जाती। ठीक है, अब स्लैब की वजह से ये रिफ्रैक्शन शो करेगी और फिर ऐसे जाएगी, तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो when a ray of light travel through a rectangular slab, then the perpendicular distance between emergent ray और incident ray, उसे अपन क्या कहेंगे, lateral displacement कहेंगे। R और F के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, अपन कर चुके हैं तो वापस नहीं करा रहा। अगला है अपन को लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला करने के लिए देखो, ये एक अपन ने कॉन्वेक्स लेंस लिया है। ठीक है, और ये इसमें इंसिडेंट रे है, और यहाँ पर अपन को फाइनल इमेज मिल रही है। लेकिन ये फाइनल इमेज देखो, आप गौर से देखो, पहले ये इंसिडेंट रे आएगी, और ये पहली वाली सरफेस से हल्की सी बैंड होगी, जो यहाँ रेड कलर में पोर्शन शो कर रखा है। ठीक है, हल्की सी बैंड होगी। उसके बाद में फिर अगर ये सिर्फ ये पहली वाली सरफेस का देखते तो ये यहाँ पर बनती इमेज। ठीक है, अब ये इमेज वाला पॉइंट इस दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और वापस इमेज बनेगी, ये दूसरी वाला और बैंड करवाएगी और यहाँ पे बनेगी।
तो यहाँ 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अपन इसको 2 टुकड़ों में बांट देंगे, पहले करेंगे रिफ्रैक्शन बाय दिस सरफेस, उसके बाद करेंगे रिफ्रैक्शन बाय दिस सरफेस। ये O ऑब्जेक्ट है और I फाइनल इमेज है। पहली वाली सरफेस के लिए O ऑब्जेक्ट होगा और ये फाइनल इमेज होगी। दूसरे वाली सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा और ये फाइनल इमेज जो कि ओवरऑल फाइनल है वो फाइनल इमेज होगी। इस तरफ P1, इस तरफ P2 लिखा हुआ पॉइंट को, इस तरफ का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको C1, इस तरफ का C2। बाकी तो आप पता ही है, इधर से इधर तक की डिस्टेंस R1, इधर से इधर तक की डिस्टेंस R2, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U। अब इधर 2 इमेज है, फाइनल इमेज की डिस्टेंस को V से और इंटरमीडिएट इमेज जो बनेगी उसको V डैश। तो पहले अपन पहली सरफेस लेते हैं, एक एक करके डायग्राम वापस भी बनाएंगे। तो ये अपनी सरफेस है, ठीक है। ये एक इंसिडेंट रे और ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही रेयर से डेंस मीडियम में जाएगी नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, तो ये अपन ने नॉर्मल बनाया और नॉर्मल की तरफ बेंड करा के इस पॉइंट पे कर दी। अब ये फाइनल इमेज नहीं है, ये इस वाले डायग्राम का ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ आई डैश बना देंगे, ठीक है। देखो इस P से O की जो डिस्टेंस होगी वो U हो जाएगी, P से I डैश की डिस्टेंस हो जाएगी V डैश और P1 से जो C1 की डिस्टेंस हो जाएगी वो R1, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं। देखो फॉर्मूले 2 तरीके से लगाए जा सकते हैं, मैं देखो दोनों सेम ही है, बस माइनस की वजह से आगे पीछे आप ऐसे लिख सकते हो। ये फॉर्मूला हाँ लगाएंगे कब, रेयर से डेंस मीडियम में जाने का। तो आपको डेरिवेशन वाला फॉर्मूला याद हो तो अपन ऐसे लगाया था, N1 के नीचे ऑब्जेक्ट, N2 के नीचे इमेज, ठीक है, और N1 माइनस N2 अपॉन R किया था, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले ये भी लगा सकते हैं, देखो इसमें अपन ने पहले ये लिख दिया और ये बाद में लिख दिया। तो देखो N2 अपॉन V हो रहा है, N1 अपॉन U हो रहा है, क्योंकि अपन ने फ्लिप किए तो यहाँ पे भी फ्लिप कर दिया N2 माइनस N1। तो वो सेम ही फॉर्मूला है, उसमें कंफ्यूज ना करें, ठीक है। तो अपन ने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ किसकी पोजीशन रखनी है, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन कितनी है, V डैश, ये लिख दी V डैश। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है, U, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिख दी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R1, ठीक है। अब दूसरा सरफेस लेते हैं। तो ये पहले सरफेस की जो रे जो रिफ्रैक्शन के बाद जा रही थी वो इस पे टकराएगी। अगर ये ना होता तो ये यहाँ टकराती और ये पहले सरफेस का जो पॉइंट था इमेज वाला वहाँ पे इमेज बनती, लेकिन इसकी वजह से बैंड होकर यहाँ टकराएगी और ये फाइनल इमेज बनेगी। ये वाला पॉइंट दूसरी वाली इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो P से C2 की डिस्टेंस R2 हो गई, P से I जो फाइनल इमेज है उसकी डिस्टेंस V ले ली, P2 से I डैश की डिस्टेंस है तो V डैश, अब लेबल कर चुके हैं V डैश तो V डैश, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन का काम करेगी इसमें, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, N1 के नीचे पोजीशन ऑफ इमेज, N2 के नीचे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, N1 माइनस N2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कहोगे आपकी सर अभी तो आपने N1 के नीचे ऑब्जेक्ट लिखा था और N2 के नीचे इमेज, इधर फ्लिप क्यों किया, क्योंकि यार डेंस से रेयर में जा रही है, ठीक है। बाकी ये पैटर्न सेम रहेगा, ऊपर N1 N2 था तो N1 माइनस N2 रहा, ठीक है। अब दोनों को अपन साथ साथ लिखेंगे। देखो पहले वाले का क्या था, अपन ने क्या लिखा था, N2 अपॉन V डैश। देखो N2 सॉरी पहले वाले का अपन वापस लिखते हैं, N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U। ये राइट हैंड साइड ये थी, ठीक है। इस वाले की राइट हैंड साइड क्या है, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश। तो ये दोनों तो कट गए और ये जो बचा इस वाले में N1 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। तो ये देखो ये दोनों को ऐड किया और ये इधर ये बच गया, ठीक है। दूसरी वाली साइड में अपन ने N2 माइनस N1 अपॉन R1, N1 माइनस N2 अपॉन R2, इन दोनों में अपन को कॉमन लेना है। तो देखो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, या N2 माइनस N1 है या N1 माइनस N2 है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर भी N2 माइनस N1 बना देते हैं। वो बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन R1 बच जाएगा या माइनस रह जाएगा और 1 अपॉन R2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस N1 को अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इधर नीचे ट्रांसफर कर देंगे। पीछे क्या बच गया, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 1 अपॉन F का। किससे हुआ, लेंस फॉर्मूले से। इधर कुछ छेड़खानी नहीं करनी। अब N1 को N2 के नीचे लिखेंगे तो N2 अपॉन N1, N1 को N1 के नीचे लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। N2 अपॉन N1 क्या हो जाएगा, N21। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया अपने, लेंस मेकर फॉर्मूला बन गया, ठीक है।
आपको कुछ नहीं करना, पहली सरफेस पे फॉर्मूला लगाना है, दूसरी सरफेस पे फॉर्मूला लगाना है, फिर दोनों को ऐड कर देना, अपना आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2017 सप्लीमेंट्री। दो थिन लेंस दे रखी है, एक 5D का एक 3D का, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में। तो एक्चुअल में थिन लेंस को जब करते हैं तो पावर ऐड होती है, लेकिन यहाँ एक की प्लस की एक की माइनस की है तो माइनस हो जाएगा, फाइनल आंसर आ गया 2D। आंसर किसका रह रहा है? प्लस का, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस है। माइनस का रहता तो कॉनकेव लेंस होता। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन रूल समझाने मिरर और लेंस के। तो रूल क्या है, देखो ये मिरर बनाया, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो प्लस की लेंगे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस की लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो प्लस का, नीचे जाएंगे तो माइनस का। ये अपन ने डायग्राम बना दिया और ये साइन कन्वेंशन लिख दिया। यू हमेशा नेगेटिव होता है, एफ कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, एच हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखते हैं, एच डैश वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, रियल के लिए नेगेटिव, वी वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, रियल के लिए नेगेटिव, एम भी लिखना चाहो तो वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, रियल के लिए नेगेटिव, ठीक है। लेंस के लिए सारे रूल सेम ही रहेंगे, बस एक वी वाला चेंज हो जाएगा, वर्चुअल नेगेटिव हो जाएगा, रियल का पॉजिटिव। ऐसा क्यों? देखो मिरर के केस में जब रियल इमेज बनती है तो उसी साइड में बनती है जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जबकि लेंस के केस में जब रियल इमेज बनती है तो उस साइड में बनती है, अपोजिट साइड में बनती है, ठीक है। इसलिए वी के साइन चेंज हुए, बाकी सब सेम। नेक्स्ट है अपन को रे डायग्राम बनाना है कॉनकेव मिरर से, और साथ में अपन को मिरर फार्मूला डिराइव करना है। तो एक सिंपल सा केस लेते हैं। एक अपन ने कॉनकेव मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, ठीक है। इस पे एक एफ पॉइंट लगाया, एक सी पॉइंट लगाया, एक ऑब्जेक्ट रखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाए, फोकस से पास हो गया, सी से पास हुई और सी पे ही वापस चली जाएगी। ये दोनों लाइन यहाँ मर्ज हो रही है, यहाँ पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से जितना ए बी है उतना ही एम पी है। देखो पैरेलल आ रहा है ना, तो ये बराबर है। अब पी से एफ की डिस्टेंस पी एफ, ये फोकल लेंथ है और माइनस है क्योंकि इस तरफ चल रहे हैं, लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है। पी से सी की डिस्टेंस 2f का डबल हो जाए, f का डबल हो जाएगी, ठीक है, और ये भी माइनस की। P से B की डिस्टेंस, P से B की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस यू, और P से B डैश की डिस्टेंस माइनस एफ हो जाएगी, ठीक है। अपन डिराइव करते, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक एक करके ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सिमिलर ट्राइंगल है। कौन से रूल से? ए, एक तो इनमें 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी सेम है, ठीक है। तो सिमिलर का जो सिमिलर साइड का रेशियो होता है वो बराबर होता है, इसकी ए बी साइड, इसकी ए डैश बी डैश साइड, इसका रेशियो, इसकी बी सी साइड और इसका बी डैश सी डैश, इसका रेशियो बराबर है, ठीक है। रख दिया। अब बी सी और बी डैश सी की वैल्यू निकालते हैं। देखो अपने पास बी सी ये कितना है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस बी सी को मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ, पी से लेकर बी तक की डिस्टेंस मैं से P से लेके C तक की डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस में से यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस करूंगा तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस U कहलाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? R कहलाती है, या -2F कहलाती है, ठीक है। तो वो मैं जानता हूँ तो उस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो बी सी की जगह मैंने क्या लिख दिया? पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी, ठीक। वैसे वैसे मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो ये कैसे निकाल सकता हूँ? पी सी में से पी बी डैश निकाल माइनस कर दूंगा, पी सी में से पी बी डैश माइनस कर दूंगा, और ये पी बी पी सी क्या है? ये तो सब अपन ऊपर लिख चुके हैं, तो यही वैल्यू पुट कर दें। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, सेम काम इस वाले पे भी करना है। ये भी सिमिलर है क्योंकि ये एंगल और ये एंगल 90 है, और ये वाला तो ये भी अगेंस्ट एंगल एंगल से सिमिलर है, तो सेम साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। सेम साइड कौन सी? इसमें इसकी एम पी, इसकी ए डैश बी डैश, इसकी पी एफ और इसकी बी डैश एफ, ठीक है। ये पुट कर दी। अब क्योंकि एम पी जो है ए बी के बराबर है, अभी ऊपर मैंने बताया था एम पी जो है वो ए बी के बराबर है, तो एम पी की जगह ए बी लिख दिया और यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी। पहली वाली इक्वेशन में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश था, इसमें भी ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश है, तो ये दोनों वैल्यू निकाल ली। अब इन दोनों को बराबर पुट कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब लास्ट में जब आंसर आए इन सबको यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना अरेंज करेंगे तो मिरर फार्मूला हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफाइन करना है, अपन कर चुके हैं। राइट टू कंडीशन, दो कंडीशन लिखनी है। दो कंडीशन मैं यहाँ पे देखो वापस लिख दिया। दो कंडीशन क्या है, लाइट रे जो है डेंस से रेयर मीडियम में जानी चाहिए और एंगल आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है अपन को प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म करते हैं। देखो पहले ग्राफ बनाना है। तो देखो प्रिज्म के केस में पहले ये वाले डायग्राम समझाता हूँ, फिर ग्राफ समझाता हूँ। प्रिज्म केस में ये एक इंसिडेंट रे, ठीक है, इस वाले में रेयर से डेंस में जाएगी तो बैंड करेगी, नॉर्मल से दूर गई, फिर यहाँ वापस रिफ्रैक्शन शो करेगी, ऐसे चली जाएगी। तो ये इमरजेंट रे है, ये इंसिडेंट रे। मेजर करने के लिए यहाँ नॉर्मल बनाया, यहाँ पर भी नॉर्मल बनाया। इंसिडेंट रे अगर प्रिज्म नहीं होता तो ऐसे जाती, और इमरजेंट रे ऐसे आ रही है, इसका मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और प्रिज्म का जो ये वाले एंगल है, इसे प्रिज्म एंगल कहते हैं, ठीक है। और इंसिडेंट एंगल तो आप जानते ही हो, जो नॉर्मल के साथ बनाते हैं। तो इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ग्राफ बनाया जाए तो ऐसा बनता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। एक ऐसी वैल्यू आएगी जो सबसे कम होगी, इस सबसे कम वैल्यू को कहेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसके बाद आई बढ़ाओगे तो ये और बढ़ेगा। आपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा, प्रिज्म से ऐसे बनता है ग्राफ, ठीक है। जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है वहां पर एंगल आई और इमरजेंट एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना। तो ये ग्राफ हो गया अपने, ये वाला डायग्राम भी हो गया। अब अपन को डेरिवेशन करना। डेरिवेशन एकदम सिंपल सा है। अपन को n साइन आई अपॉन साइन आर कर दिया। अब बस क्वेश्चन यही है कि i और r की वैल्यू निकालेंगे और इधर पुट कर देंगे, ठीक है। अब i और r की वैल्यू निकालने के लिए अपन को क्या चाहिएगा, और भी बहुत सारे एंगल की वैल्यू चाहिएगी, तो वो पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन ये क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल देखते हैं, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। इसमें एंगल देखते हैं कौन कौन सा है। एक तो है एंगल ए, एक है ये एंगल, तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है। एक ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री, और एक ये। तो एंगल ए, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, चार एंगल है जिसमें डी और एफ दोनों क्या है, 90 90। तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 360। इसमें से डी और एफ 90 90 थे, तो एंगल ए प्लस एंगल ई कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं। फिर एक ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, ये डी ई एफ वाला। इस ट्राइंगल में देखो एक तो है अपने R1 और एक क्या है R2 और एक है एंगल E। इससे एंगल E की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 और एंगल E की वैल्यू, ट्राइंगल है तो 180। इससे R1 R2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब सॉरी ये आ गया। अब इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करो। देखो यहाँ पर भी A को E में ऐड करते हैं तो 180 होता है, इन दोनों को ई में ऐड करते हैं तो भी 180 हो रहा है। इसका मतलब इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो एंगल ए की जगह क्या आता है, एंगल R1 प्लस R2 आता है। ये आ गया। प्रैक्टिकल रिजल्ट से पता चला कि R1 R2 दोनों सेम ही होते हैं, इन दोनों की जगह एंगल R लिख सकते हैं। तो एंगल R प्लस एंगल R इक्वल टू एंगल ए, इससे एंगल R निकल गया। तो ये देखो ये अपने निकल गया एंगल R। तो R की कैलकुलेशन हो गई। अब I निकालना है। I निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला इस्तेमाल करेंगे। ऊपर वाले ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दो इंटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल, ये दो इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो डेल जो होगा एंगल आई माइनस R1 और ई माइनस R2 के सम के बराबर हो गया, ठीक है। आई की जगह आई, ई की जगह ई। R1 और R2 अपन जानते हैं दोनों सेम ही होते हैं, और इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, एंगल ए के बराबर। ये लिख दिया, ठीक है। जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है, मतलब डेल्टा की जगह मैं डेल मिनिमम लगाऊं, तो अभी मैंने ग्राफ में बताया था एंगल आई और एंगल ई भी बराबर होता है। तो एंगल आई की जगह एंगल ई लिख सकता हूं कब, जब डेल्टा की जगह मैं क्या लिखूं, डेल मिनिमम। तो ये वाला डेल्टा की जगह डेल मिनिमम कर दिया, एंगल आई की जगह एंगल आई, एंगल ई की जगह फिर एंगल आई, और ये तो आई है, इससे एंगल आई की वैल्यू निकाल दी। तो आर की वैल्यू निकल गई, आई की वैल्यू निकल गई, एन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What does mean by मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर अपन जानते हैं बीटा अपन अल्फा क्या होता है, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाय फाइनल इमेज और एंगल सबटेंडेड एट आई बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर है एक क्वेश्चन है, अपन को 20 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है, एम की वैल्यू दे रखी है, और अपन को कह रहा है फोकल लेंथ निकालो। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यू से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा नेगेटिव होती है, एम की वैल्यू
3 दे रखी है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। और कैसी इमेज है? रियल इमेज। रियल इमेज के लिए कैसा साइन लगता है? माइनस का साइन लगता है। तो m इक्वल टू क्या हो गया? v अपॉन यू। m की वैल्यू पता है अपन को, u की वैल्यू पता है, तो v की वैल्यू निकाल ली। अब जब अपन को u और v दोनों पता चल जाएगा तो लेंस फॉर्मूले में पुट करके अपन f भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द रिलेशन बिटवीन पावर ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। क्या रिलेशन होता है? ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाना है, समझा चुके अपन। डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला निकालना, निकाल चुके अपन। और फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, फोकल लेंथ में बार बार कह रहा हूँ, ये बार बार आएगा। आर दे रखी है, एफ निकालनी है, आधा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए। पहला क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ दे रखी है अपन को किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। एयर में दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अगर इसी लेंस को अपन वाटर में डिप करें तो फोकल लेंथ क्या होगी वो अपन को समझाना है। तो एक फॉर्मूला होता है जो अभी अपन ने डिराइव किया था, 1/f इक्वल टू n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो n है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि जब लेंस को एयर में पुट कर रखा था तो उस समय 1/f1, ये फोकल लेंथ वो है जो एयर में रखने पर थी। ठीक है, यहाँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो अपन ने लिख दिया GA। क्या लिख दिया? GA। ठीक है, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, 1 की जगह 1, 1/r1, 1/r2। ठीक है, NGA की जगह क्या लिख सकते हैं? NG/NA लिख सकते हैं, इसे दे देते हैं इक्वेशन 1। फिर इसी को उसने किस में पुट किया? वाटर में पुट किया। तो फोकल लेंथ अपन ने कर दी 1/f2। ठीक है, और अब की जो यहाँ पे पुट करेंगे, पहले तो क्या था? GA था, अब की क्या कर दिया? GW कर दिया, क्योंकि पहले केस में तो क्या था? बाहर एयर थी, अंदर ग्लास था। पानी में पुट कर देंगे तो ये ग्लास और ये वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो GW-1। ठीक है, GW की जगह क्या पुट कर सकते हैं? NG/NW पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अपन ने फॉर्मूले, अभी तक अपन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला पुट किया। ठीक है, इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? F2/F1 हो जाएगा, ये पूरे से ये पूरा कट हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास सबकी वैल्यू है। F2 अपन को निकालना है। F1 की वैल्यू क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर दे रखी है। NG की वैल्यू दे रखी है। NA अपन जानते हैं कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, NG की वैल्यू दे रखी है, NW की भी वैल्यू दे रखी है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कितना? 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो देखो, ये जब क्वेश्चन आया था उस समय आरबीसी की अलग से बुक लगती थी, तो उसमें वर्किंग स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में दे रखा था। एनसीईआरटी में सिर्फ डायग्राम में, ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी है, तो जितना एनसीईआरटी में उतना ही समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर ये क्वेश्चन तो इतना बड़ा आ रखा, उस समय आरबीसी बोर्ड की अलग से बुक लगती थी और उसमें बहुत डिटेल में दे रखा था। तो अपने एनसीईआरटी में देखो, इसका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम दे रखा है। ये एक ऑब्जेक्ट मिरर है, ये एक सेकेंडरी मिरर है। ऑब्जेक्ट मिरर के बीच में यहाँ पर क्या होता है? पोर होता है जिसपे आई पीस लेंस लगा रहता है। ठीक है, ये लाइट की रे आई, पहले यहाँ पे टकराई, फिर इधर टकराएगी और फिर ये सारी चीजें कहाँ पे मर्ज होगी? यहाँ पे मर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इन रिफ्लेक्टिंग और कैस्केरियन और टेलीस्कोप वी यूज अ लार्ज पैराबोलिक कॉन्केव मिरर। कैसा मिरर इस्तेमाल करते हैं? एक पैराबोलिक मिरर इस्तेमाल करते हैं। पैराबोलिक क्यों मिरर इस्तेमाल करते हैं? ताकि स्फेरिकल एब्रेशन जो है उसको घटा सकते हैं। ठीक है, एक और मिरर है, देयर इज अनदर मिरर विच इज यूज्ड एज सेकेंडरी मिरर। और देयर इज अ होल इन ऑब्जेक्ट मिरर। ऑब्जेक्ट मिरर में देखो ये होल रहा जहां पर अपन ने आईपीस लेंस रखा हुआ है। फायदे क्या है इस लेंस के? क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, इमेज ब्राइट और शार्प होती है। पैराबोलिक मिरर इस्तेमाल करके स्फेरिकल एब्रेशन को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2021। इसमें है कि एक इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे बन रही है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी? तो D/F होगी। ठीक है, दो केस है, एक बार है D डिस्टेंस पे पढ़ने पर, एक बार है इनफाइनाइट पर बनने पर, तो आप देख लेना उसका। नेक्स्ट है द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर 4D एंड 24D। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंस की और आईपीस लेंस की पावर दे रखी है। ठीक है, कौन से टेलीस्कोप की? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कौन सा होता है? रिफ्रैक्टिंग वाला। ठीक है, और वो कह रहा है कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने तो मैग्निफिकेशन पावर बताओ। तो जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनती है तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला होता है F0/FE।
अब इसके लिए मुझे f0 या f ऑब्जेक्ट और f आईपीस लेंस चाहिए, लेकिन मुझे उन दोनों की पावर दे रखी है। तो पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे 1/पावर, इसकी भी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे 1/पावर, तो इसकी आ गई 1/4, इसकी आ गई 1/24, वैल्यू पुट कर देंगे अब और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अपन को डिराइव करना है प्रिज्म वाला रिलेशन, ये अपन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि डेंसर मीडियम है 1 और रेयरर मीडियम है 2, ठीक है, और क्रिटिकल एंगल दे रखा है आईसी और अपन को रिलेशन चूज करना है। तो देखो डेंस से रेयर में जा रही है, किससे किस में जा रही है, डेंस से रेयर, मतलब 1 से 2 में जा रही है। तो जब 1 से 2 में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेबल करते हैं 2 1 से, जबकि क्वेश्चन में और ऑप्शन में क्या दे रखा है 1 2 दे रखा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो जो अपन पहले करेंगे वो आंसर किसके लिए आएगा 2 1 के लिए। तो क्या रिलेशन है n21 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल आई की जगह पुट किया जाता है, उस समय आर कितना हो जाता है 90, तो पुट कर देते हैं। तो n21 क्या हो जाएगा साइन आई की जगह साइन आई सी और साइन आर साइन 90 कितना होता है 1, तो n21 क्या हो गया साइन आई सी हो गया। अब अपन को n12 निकालना है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे 1/sin IC हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/sin IC। कौन सा ऑप्शन है 1/sin IC, डी ऑप्शन, ठीक है। यही n21 पूछता तो sin IC के इक्वल होता। नेक्स्ट है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म के लिए बनाना है। ये वाला ग्राफ आया था जो ऐसे बना था, अपन बना चुके हैं। r इक्वल टू 2f प्रूफ करना था, ये भी अपन कर चुके हैं। कॉन्केव लेंस की 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखी है, प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ कॉन्वेक्स लेंस, उसकी भी फोकल लेंथ दे रखी है और कह रही है कंबाइन पावर क्या होगी। तो पहले दोनों की फोकल लेंथ से अपन पावर निकालेंगे। पावर की यूनिट डायप्टर होती है और वो डायप्टर यूनिट तब लगा सकते हैं जब f जो है वो अपने किस में होना चाहिए मीटर में। तो -25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो -25/100 और इसकी +25/100। ये प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये वाला कॉन्केव लेंस है और ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, साइन कन्वेंशन लगाया। फिर पावर कैसे निकालेंगे रेसिप्रोकल करके, तो इसकी आई -4d, इसकी कितनी आई +5d। कंबाइन करते हैं तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1d। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो ये अपन कर चुके हैं, मैंने यहाँ वापस डेफिनेशन लिखी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है जिसमें दो लेंस होते हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कंपाउंडिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस आईपीस लेंस। ड्रॉ डायग्राम ये अपन पहले ही कर चुके हैं, डेरिवेशन भी अपन कर चुके हैं, बस यहाँ वर्किंग में 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, आप रोक के देख लेना, ठीक है। फिर है टेलीस्कोप, ये मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। टेलीस्कोप, अब देखो टेलीस्कोप जो है, टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दो तरह के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग एक रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग वाला जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहलाता है। अब अपन को रिफ्रैक्टिंग का डायग्राम बनाना था, तो एनसीईआरटी वाला डायग्राम तो ऊपर बना ही था, ये मैंने अब डेरिवेशन करने के लिए ये वाला डायग्राम सही रहेगा। देखो ये ऑब्जेक्ट लेंस है, ठीक है, यहाँ इनफाइनाइट से ये रेज आ रही है, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पे ही होगा, रूल के हिसाब से ये इस वाले पॉइंट पे देखो मर्ज हो रहा है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे क्योंकि जो इनफाइनाइट से आएगी चीज उसका इमेज कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ पे बनेगी। तो ऑब्जेक्ट लेंथ का फोकल लेंथ इस f0 डिस्टेंस पे है, तो देखो यहाँ पर वो बन गई अपने क्या कहते हैं इमेज बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक और लेंस है आईपीस लेंस, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये वाली इमेज की पोजीशन इस वाले ऑब्जेक्ट के भी इस वाले लेंस के भी फोकल लेंथ पर हो, मतलब इस वाले की भी फोकल लेंथ पे, इस वाले की भी फोकल लेंथ पे। तो इस वाले की फोकल लेंथ पे तो इमेज है, ये वाली इमेज इस वाले के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट। अगर अब यहाँ पर है, यहाँ से अपन डायग्राम बनाएंगे तो एक रेज निकालते ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी, एक रे ऐसे पैरेलल आई, पैरेलल आने के बाद फोकल लेंथ से पास हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे से तो मिलेगी नहीं, पीछे खींचेंगे तो मिलेगी, तो ये फाइनल इमेज हो जाएगी। एल किसके बराबर होगा f0 और f, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी फोकल लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी फोकल लेंथ, और एल क्या होती है दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। वर्किंग में क्या लिखेंगे, इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वी यूज टू कॉन्वेक्स लेंस विच आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस। अपर्चर एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस बड़ा है इस वाले केस में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लेंस फॉर्म अ स्मॉल रियल इमेज, और फिर ये दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है आईपीस लेंस के लिए, और आईपीस लेंस इसे मैग्नीफाई करके वर्चुअल और इनफाइनाइट वर्चुअल इमेज बनाता है। अब आप कहोगे कि सर ये उल्टी है, वर्चुअल कैसे है, देखो ये इसका ऑब्जेक्ट ये था, तो ये उल्टा है तो इमेज भी उल्टी हुई, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ये
इमेज है, ठीक है। अब अपन को डेरिवेशन करना भी बहुत सिंपल से, अपन को क्या निकालना, बीटा अपॉन अल्फा। तो एक बार बीटा निकालना, बीटा निकालने के लिए इस ट्राइंगल का इस्तेमाल कर देंगे और अल्फा निकालने के लिए इस ट्राइंगल का इस्तेमाल कर देंगे। तो टेन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए डैश बी डैश अपॉन ये, और अल्फा के केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक के में तो आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई, और एक के केस में आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन एफ जीरो, ठीक है। इसका बेस ये है, इसका बेस, इससे ये कट जाएगा, एफ जीरो ऊपर आ जाएगा और एफ ई नीचे आ जाएगा। ये फाइनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2023, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हिच पावर रीच 2.5d, पावर 2.5d है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, तो फोकल लेंथ पावर का रेसिप्रोकल होती है, 1/2.5 क्या हो जाएगा, 0.4 मीटर या 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की रेडियस दे रखी है, फोकल लेंथ निकालनी है। फिर क्वेश्चन आ गया, क्या कर लेंगे अपन, हाफ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मिरर फार्मूला डिराइव करना, कर चुके हैं। प्रिज्म वाला फार्मूला डिराइव कर चुके हैं। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नेगेटिव, अब वो कह रहा है कि m का साइन नेगेटिव है, तो m का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब रियल इमेज होगी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस की मैग्निफिकेशन दे रखी है, तो कम मैग्निफिकेशन क्या होगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन फिर क्वेश्चन आ गया, अपन को रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, फोकल लेंथ निकालनी है, हाफ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ स्मॉल टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है और फोकल लेंथ निकालनी है। ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। तो देखो मैग्नीफाइंग पावर क्या दे रखी है, 9, और मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला होता है, एफ ओ अपॉन एफ ई इक्वल टू 9, तो एफ ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 एफ ई, ठीक है। और एल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ओ प्लस एफ ई इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एफ ओ की जगह क्या लिख देंगे, 9 एफ ई, एफ ई की जगह एफ ई इक्वल टू 100, तो 10 एफ ई इक्वल टू 100, तो एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। एफ ई 10 आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, एफ ओ निकालना है, तो 100 में से माइनस कर देंगे, 90 सेंटीमीटर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करना और मिरर फार्मूला कर चुके हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करना और लेंस मेकर फार्मूला करना कर चुके हैं। ये देखो ये लास्ट ईयर का पेपर है और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं पीवाईक्यू के अंदर से ही है। यही वजह है कि पीवाईक्यू आप अच्छे से करिए। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।